नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं हैजा के बारे में चर्चा करूंगी। हैजा क्यों होता है और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हो, हैजा जिसको हम अंग्रेजी में कॉलेरा कहते हैं, यह बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु कहते हैं, इसके कारण फैलता है। और ये जो जीवाणु है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विब्रियो कॉलेरी और दूसरा होता है विब्रियो एल्टर। इनमें से जो दो नाम मैंने आपको बताए, विब्रियो कॉलेरी और विब्रियो एल्टर, इसमें से विब्रियो कॉलेरी जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, घातक होता है और ये काफ़ी क्या कहेंगे उसको, खतरनाक टाइप का हैजा को उत्पन्न करता है। विब्रियो एल्टर उतना खतरनाक नहीं होता है। अब हम ये देखते हैं कि हैजा, आप सब नाम जानते हो कि अरे उसे हैजा हो गया, उसे दस्त हो गया, उसे उल्टी हो गई। तो अब ये देखते हैं कि हैजा फैलता क्यों है, कैसे फैलता है हैजा। जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर संदूषित जल का सेवन करता है, सड़ा गला फल खाता है, सड़ा गला बासी भोजन होता है, अथवा उन जगहों में जो अस्वच्छ वातावरण में जो भोजन पकाए जाते हैं, परोसे जाते हैं, अथवा बर्तन उनका अस्वच्छ होता है, तो इसके कारण आपके हैजा हो सकता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हैजा फैलने के क्या कारण है। तो एक तो है कॉन्टामिनेटेड फूड, संदूषित जिसको भोजन कहेंगे। दूसरा है सड़ा गला फल, बासी सड़ा गला भोजन। ये सारी चीज़ें आपको हैजा फैलाने के काम करते हैं। अच्छा, अभी आप देखते हो कि कोरोना जो है पेंडेमिक है, पूरा विश्व में इसकी मार पड़ रही है। इसी प्रकार से हैजा जो है आपका, जिसको कॉलेरा कहते हैं, ये स्थानिक भी हो सकता है, जिसको हम एंडेमिक बोलेंगे अंग्रेजी में। विश्वमारी भी हो सकता है, पूरे जब विश्व में फैल जाता है हैजा, तो ये विश्वमारी कम ही है। ये ज़्यादातर के एंडेमिक होता है और दूसरा महामारी है, जिसको हम एपिडेमिक कहते हैं। स्थानीय को हम बोलेंगे एंडेमिक और महामारी को बोलेंगे एपिडेमिक। और तीसरा वर्ड है वो है पेंडेमिक, जो पूरे विश्व में जब कोई भी रोग जब पूरे विश्व के को अपने चपेट में लेता है तो उसको हम कहते हैं विश्वमारी, जैसे कि वर्तमान में अभी कोरोना का चल रहा है। इसी प्रकार से वर्ष 92 में हैजा इतना ज़्यादा फैला था कंटामिनेटेड वाटर के कारण कि कई शहर के लोग इससे ग्रसित हो गए थे। अब हम देखते हैं कि हैजा फैलाने वाले जो जीवाणु हैं, जिसको हम विब्रियो कॉलेरी बोलते हैं, वह किस वातावरण में ज़्यादा पनपता है। तो 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर जो उसका है सेंटीग्रेड, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर कॉलेरा के बढ़ाने वाले या कॉलेरा रोग उत्पन्न करने के लिए ये जो बैक्टीरिया है वो अच्छा इसके लिए है, उपयुक्त वातावरण रहता है जिसमें ये पनपता है। और अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे 56 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर चला गया, तो ये जो आपको जीवाणु है वो जीवाणु स्वतः ही नष्ट हो जाता है, मतलब मर जाता है। और अगर इसी टेम्परेचर पर 56 डिग्री टेम्परेचर पर या 60 डिग्री टेम्परेचर पर अगर आप उबालते हो तो ये हीट के कारण खत्म हो जाता है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति दस्त से पीड़ित होता है तब उसको हम उबला हुआ पानी देते हैं, ताकि जब पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है और इस उबालने के कारण उसके अंदर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, जैसे मान लो हैजा का बैक्टीरिया तो मर जाता है उबालने के बाद, और कई सारे जो आपके कठोर जल हैं, तो साल्ट्स हैं, वो जमीन के मतलब उसके जो पेंदे, बर्तन के पेंदी के नीचे बैठ जाते हैं, तो पानी भी आपका मृदुल हो जाता है। आपको समझ में आ गया।
कि इसका जो पनपने का उपयुक्त वातावरण है और उपयुक्त टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा, ये 56 डिग्री टेम्परेचर में ये मर जाता है। तीसरा, गंदे नालों में अगर कोई सब्जी उगाई जाती है तो उसके पानी में भी इसके जीवाणु आ जाते हैं, और उसके जीवाणु अगर उस सब्जियों में आ जाते हैं और उसको ठीक प्रकार से अगर धो करके नहीं पकाया जाता है तो उसके जीवाणु उसके भीतर हो सकते हैं। पकाने पर तो मर जाएंगे, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि कच्ची सब्जियों को खा लेते हैं, जैसे मूली है, सलजम है, गाजर है, ऐसी चीज़ों को हम हाथ से लेते हैं और फटाफट ऐसे हाथ से पोंछा और ऐसे खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी अपनी गलत हैबिट्स है जिसके कारण कि हमें हैजा हो सकता है। इसलिए जब कोई भी आप साग सब्जी फ्रूट्स लें तो उसको अच्छी तरह से जल की बहती हुई धारा में अच्छी प्रकार से धोएं, जिसके कारण कि वो सारा का सारा समाप्त हो जाए, सारा नष्ट हो जाए, और फिर वो भोजन आपके खाने के लायक बन जाए। और बासी, कई बार हम क्या करते हैं, लालच में आकर के अभी सब्जी खराब नहीं हुआ है हम खा जाते हैं, अभी कड़ी खराब नहीं हुई खा जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। बासी भोजन, जो जिस भोजन में से दुर्गंध आने लगती हो तब तो उसको हम नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें लगता है हल्की सी स्मेल आ रही है, हम खा सकते हैं, इसका स्वाद अभी नहीं बिगड़ा है, लेकिन ऐसा मत करिए। उसके अंदर भी बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जीवाणु पनप जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं और हैजा का कारण बनते हैं। खास करके बरसात के मौसम में जब बारिश होता है तो उस स्थिति में आप देखते हैं कि सब्जियां उस समय जितने भी आप देखोगे कि आपके मच्छर मक्खियाँ खूब पनपती हैं और भोजन भी जल्दी सड़ करके समाप्त हो जाता है, मॉइस्चर रहता है, कंडीशन ठीक नहीं रहता है, तो उस दौरान बरसात के मौसम में हैजा फैलने के चांसेस अधिक होता है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या कारण है। ये मैंने आपको बता दी कि सड़े गले भोजन खाते हैं, और अगर भोजन पर कोई मक्खियाँ बैठ जाती हैं, जैसे कि मान लो कोई ऐसा रोगी है जिसने उल्टी कर रखा है या जिसने दस्त कर रखा है, जिसके पैखाने पर मक्खियाँ बैठ करके आई हैं, और वही मक्खी आपके खुले हुए भोजन पर बैठ जाती हैं। जैसे आपने बाज़ार से कोई चीज़ खरीदी, खाने वाली चीज़ खरीदी, जैसे जलेबी खरीद लिया या कोई और मिठाई खरीद ली या कोई खाने का चीज़ खरीद लिया, उस पर अगर मक्खियाँ बैठती हैं तो अपने पंखों और पैरों के माध्यम से बैक्टीरियाज को ला करके उसमें छोड़ देती हैं, और उस दूषित भोजन को अब वो दूषित हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। उसके बावजूद भी अगर हम खा लेते हैं तो ये बीमारी हमें हो जाती है, राइट। अब देखते हैं मक्खियाँ भी इसे फैलाने का काम करता है। संदूषित भोजन जो है, कंटामिनेटेड फूड, दूध, पानी, सड़ा गला फल, ये सारी चीज़ नुकसान करते हैं, राइट। अब ये देखते हैं कौन कौन लोग इससे सफ़र हो सकते हैं। होस्ट फैक्टर क्या है? हम सभी हो सकते हैं, वृद्ध हो, युवा हो, औरत हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे, खासकर छोटे बच्चे, और जो जिनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, डाइजेस्टिव पावर कम होता है, वे ज़्यादातर के हैजा के शिकार हो जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, अखबारों में भी पढ़ते हैं आप, तो वहाँ क्या होता है, अखबारों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि आज बड़ा भोज हुआ और उस भोज में इतने लोग हैजा से पीड़ित हो गए, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्टामिनेटेड फूड था या कुछ जहरीली चीज़ें गिर गई थी, जिसके कारण लोग दस्त और उल्टी का शिकार हो गए। इनसे हमें बचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका उद्भवन काल क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका आप देखोगे कि 1 से 2 दिन तक हो सकता है। जैसे अगर आपने भोजन कर लिया, कॉन्टामिनेटेड दूध पी लिया या पानी पी लिया या बासी भोजन कर लिया, या कोई फल ऐसा था जो जिसको कि सड़ा गला था, उसको हमने खा लिया, तो उसके कारण ये जो बैक्टीरिया है उसको पनपने में 5 से 6 घंटा और इससे ज़्यादा लग सकता है, 10 से 12 घंटे कई बार लगते हैं, और कई बार 1 से 2 दिन भी लग जाता है, और फिर दस्त होना शुरू हो जाता है। अब आप ये देखोगे कि हमें इंक्यूबेशन पीरियड पता चल गया, हमें होस्ट फैक्टर पता चल गया, किसके कारण हो रहा है, एजेंट कौन है, कौन बैक्टीरिया इसको हैजा को फैला रहा है, ये भी हमें पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि हैजा की कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, कब कहेंगे कि हैजा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
हैजा की 3 स्थिति होती है, 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? निष्कासन की अवस्था। निष्कासन मतलब रोगी व्यक्ति जब हैजा से पीड़ित होता है तो उसे उल्टी होने लगता है और दस्त होने लगता है। दस्त इतना अधिक होता है और दस्त के साथ कई बार म्यूकस आने लगता है और ऐसी स्थिति होती है कि जैसे उसको इतनी बार बार दस्त होता है, इतनी बार बार दस्त होता है, इतनी बार बार उल्टियाँ होती है कि उसके शरीर से सारा पानी ही निकल जाता है। और जो दस्त निकलता है वो उसमें से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है उसके दस्त में से, और उल्टियाँ जब होती हैं तो वो भी पानी जैसी होती है। रोगी व्यक्ति का जब निष्कासन अवस्था होता है तब वो ऐसी इतनी बार उसे दस्त लगते हैं, इतनी बार दस्त लगते हैं कि वो रोगी बेहोश जैसी स्थिति में हो जाता है। इसकी दूसरी अवस्था है शक्तिहीनता की अवस्था। शक्तिहीनता की अवस्था में रोगी व्यक्ति इतना निर्बल हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, उसके शरीर से इतना अधिक पानी निकल जाता है कि उसकी जो त्वचा है वो हड्डियों में आकर के चिपक जाता है, उसमें चलने फिरने की ताकत ही खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है और इतना ही नहीं उसका पेशाब भी आना बंद हो जाता है, मतलब पेशाब भी बाहर नहीं आता है। आप ये सोचिए कि उसकी मरणासन वाली स्थिति हो जाती है। अगर उस रोगी व्यक्ति को समय पर इलाज नहीं कराया जाता है या समय पर उसको ORS को घोल नहीं दिया जाता है तब वह रोगी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो पहली अवस्था क्या हुई? निष्कासन की। दूसरी अवस्था क्या हो गई? शक्तिहीनता की। रोगी व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसको कुछ भी होश नहीं रहता, उसकी शरीर का पूरा पानी निकल जाता है। समझिए हमारी बॉडी में कितना % पानी रहता है आपको मालूम है? 60 to 70% वाटर होता है, और अगर वो निकल जाता है तो क्या होगा? स्थितियाँ हमारी खराब हो जाती हैं। तो हमें बचना है। और तीसरी स्थिति जो हमारी होती है वो होती है कौन सी स्थिति? तीसरी स्थिति हमारी होती है कौन सी? स्वास्थ्य सुधार की। अगर हमने समय पर उसको ORS को घोल दिया, दवाइयाँ दी, जूस दिया और जो चीज़ उनको देना था दिया, तो धीरे धीरे रोगी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को रिकवर कर लेता है। सही? राइट? रिकवर कर लिया, और जब रिकवर होता है तब पर भी उसमें काफ़ी महीनों तक उसमें शक्तिहीनता का बोध होने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। अगर कॉलरा किसी व्यक्ति का हो गया है, हैजा किसी को हो गया है, तो पहले मेरे विद्यार्थियों चुपचाप मत बैठिए। जैसे उसको उल्टी और दस्त हो रहा है अब तुरंत ही उसे लेकर के अस्पताल ले जाइए, ताकि उसके शरीर में सेलाइन वाटर, जो आपको कहते हैं पानी बोतल चढ़ाना, सेलाइन वाटर उसको चढ़ाया जाता है उसकी नसों के माध्यम से, जिससे कि उसके शरीर में जो पानी की कमी है, जो मिनरल्स की कमी है, उसकी पूर्ति, जो पोटेशियम लेवल निकल जाता है, सोडियम लेवल निकल जाता है ना, दस्त के माध्यम से, वो सारी उसकी पूर्ति सेलाइन वाटर से की जाती है। और दूसरा, अगर रोगी व्यक्ति पीने योग्य है, पचा रहा है, तब उसको ORS का घोल जरूर दीजिए। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये बाज़ार में पैकेट में मिलता है, बना बनाए तैयार मिलता है। आप उसको खोलते हुए पहले पानी को खोला लीजिए, उसमें सारे आपके निर्देश लिखे रहते हैं, निर्देश को पढ़ लीजिए। पैकेट आपकी छोटा है तो कितना पानी पड़ेगा, बड़ा पैकेट है तो कितना पड़ेगा, उससे छोटा है तो कितना पानी पड़ेगा, उसमें सब लिखा हुआ रहता है। तो आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे कि आप 1 गिलास पानी लीजिए या आधा लीटर पानी में बनाना है या 1 लीटर पानी में बनाना है, और फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको चम्मच करके उसको दीजिए। ठीक है, जब अगर आप इस तरह से ऐसा करते हैं तो रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। और जब रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लगे तब उसे धीमे धीमे करके उसको जूस भी दीजिए, फ्रूट जूस दीजिए, जैसे संतरा का, मौसम्मी का रस है, संतरा का रस है, नींबू की शिकंजी है, और पचाने लगता है अगर उन रसों को, तब आप उसे चावल का उबाल करके उसको, जिसको हम मरसटका भी बोल सकते हैं, चावल को खूब अच्छी तरह से गला दीजिए, चावल का पानी उसी में रह जाए, और फिर वैसा पानी वाला उसको दीजिए। दाल मत दीजिएगा, छिलका वाला दाल दीजिएगा तो पचा नहीं पाएगा। ऐसे भी दाल नहीं दीजिए, दाल का पानी दे सकते हैं आप, दाल का ऊपरी निथार के पानी दीजिए दाल चावल के साथ, रोटी मत दीजिए। ये उसको तो हैजा के रोगी को दिया जाना चाहिए। और जब उसको स्वास्थ्य में सुधार होने लगे तब आप उसे खिचड़ी दे सकते हैं, लेकिन कौन सी? बिना छिलके वाले दाल की खिचड़ी। घी मत दीजिएगा, घी दीजिएगा तो पचा नहीं पाएगा। इसी प्रकार से तला भुना हुआ भोजन हम हैजा के रोगी को नहीं देंगे, कोई ऐसा चीज़ नहीं देंगे जो उसे पचा नहीं पाए।
धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये चीज़ वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स, नमस्कार। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।